बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह और थोड़ा सा जो पीछे का एक रह गया था टॉपिक वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, अगर आपको याद हो। प्लस माइ सॉरी इक्वल टू, जो इक्वल टू का ऑपरेटर होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि नम इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर नम इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है राइट साइड वाला जो ऑपरेंड है यानी कि 10, वो लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड यानी कि नम को कंपाइलर कोड जो है वो साइन कर देता है। ठीक है, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल टू का जो निशान होता है। इसके अलावा हमने न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर। ठीक है। अ, तो एक शॉर्टकट ऑपरेटर भी होता है, इसको ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑगमेंटेड का लफ्ज़ अगर आपको पता है, इसका मतलब होता है ऐड कर देना, कोई चीज़ पहले से मौजूद हो उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देना, ऑगमेंट कर देना। ठीक है। जैसे अगर आप आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि वर्चुअल रियलिटी, या यूँ कह लेंगे जो भी रियलिटी कैमरा वगैरह है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स वगैरह के आप देखते हैं मुख्तलिफ ऐड कर देते हैं, उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, एडिशनल जिसमें कुछ ऐड कर दिया गया हो। तो ये जो ऑपरेटर हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये बेसिकली दोनों ऑपरेटर का मिक्सचर है कि जी अगर आपने असाइनमेंट भी करनी हो और कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन भी करना हो तो आप उनको जोड़ के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एडिशन का आपको पता है, नम प्लस 12 जो है का मतलब होता है कि इसको ऐड कर दो। ठीक है, और नम इज इक्वल टू 12 का मतलब होता है इसको असाइन कर दो। तो अगर हमने ये दोनों काम करना हो, यानी कि असाइन करना हो और असाइन करने से पहले उसमें कुछ ऐड भी करना हो, ठीक है, तो हम उसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। और वो जोड़ के कैसे लिखते हैं, हम ये जो बीच में लाइन है इस तरह लिखते हैं। ठीक है, यानी कि नम प्लस इक्वल टू 12 का मतलब है नम इज इक्वल टू नम प्लस 12, यानी कि नम के अंदर 12 ऐड करें और जो वैल्यू बनेगी उसको नम को असाइन कर दें। मिसाल के तौर पर नम अभी अगर फर्ज किया 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 10 में 12 ऐड करें 22 हो जाएगा। तो नम को 22 असाइन कर दें। इस ऑपरेशन के बाद इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी नम की, 22। ठीक है, तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन। ओ मैंने यहाँ इसमें गलत लिखा हुआ है सारा, बेसिकली कॉपी पेस्ट। ठीक है। अ, ये जो है यहाँ पर माइनस है। उप्स, ये जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, और ये रिमाइंडर मॉड्यूलो। ठीक है, तो बहुत सिंपल, यानी कि जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को करके उसको असाइन कर दो। ठीक है। अ, आगे चलते हैं, अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा या प्रैक्टिस करेंगे आसानी है तो प्रैक्टिकली ये सिर्फ आसानी के लिए एक एडिशनल ऑपरेटर है, वरना जो ये राइट साइड वाला कॉलम है हमारा, ये वाला जो कॉलम है ये, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ पहले से ही हम इस तरह करके कर ही सकते हैं हम, लेकिन अगर इसको शॉर्ट हैंड वर्जन में करना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला भी स्टेप जो है वो एक और चीज़ है, हमने ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, याद है आप लोगों को, एंड और नॉट। कि एंड क्या होता है, वो दो चीज़ों का एंड ऑपरेशन करने के लिए, या मैथमेटिक्स में हम जैसे इंटरसेक्शन करते हैं, और जो है वो मैथमेटिक्स में जैसे हम यूनियन करते हैं या उसका और ऑपरेशन, और नॉट जो है उसका ऑपोजिट। और ये हमने ये भी पढ़ा था कि सारे लॉजिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब कि ये बुलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर परफॉर्म होते हैं, यानी कि एंड के राइट और लेफ्ट के ऊपर, और के राइट और लेफ्ट के ऊपर, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं, तो इनके यानी कि एंड के इस तरफ जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन 1, और एक्स इस तरफ जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन 2, इन दोनों का रिजल्ट बुलियन होना चाहिए, यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पर जो दो बुलियन या बुलियन ऑपरेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर हो, तो उनका हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमने एंड ऑपरेशन सीखा था, कैसे अगर अगर ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो तो ये ट्रू होता है, ये इनमें से कोई एक फॉल्स हो तब भी ये फॉल्स होता है, और इन दोनों फॉल्स हो तब भी ये फॉल्स होता है। इन एनी केस जो एक्चुअल हम हमने पढ़ा था वो तो हमारे पिछले लेक्चर में मौजूद है, हम उसको देख सकते हैं दोबारा रिवाइज करने के लिए। लेकिन उसमें हमने जो एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, उनके
या हम मिस कर गए थे उनके सिंबल्स। तो एंड को हम कोड में डबल एम्परसेंट, इस साइन को हम कहते हैं एम्परसेंट, तो डबल एम्परसेंट सिस्टम वो करते हैं। और को हम पाइप, ये पाइप साइन है, ये आपके शिफ्ट के नॉर्मली ऊपर और एंटर के लेफ्ट साइड पर होता है। तो ये पाइप साइन भी इसी तरह डबल पाइप साइन को यूज़ करते हैं और के लिए, यानी कि अगर फर्ज किया हमने किसी फंक्शन के साथ और लगाना है जिसमें हम, जिसके हम एग्जांपल देखेंगे बहरहाल, तो उसके बीच में हम यानी कि इस तरह दोनों पाइप लगाएंगे तो वो और का ऑपरेशन होगा। ठीक है, और नॉट जो है वो क्या एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये यूनरी ऑपरेटर है, तो लिहाजा ये किसी भी एक्सप्रेशन के बाहर अकेला होता है, यानी कि लेफ्ट साइड पर ही हमेशा आता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो उसको रिवर्स कर देता है। एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स है उसको तो ट्रू कर देता है। बहुत आसान सी चीज़ है ये, हमारे समझ लें एडिशनल कुछ आइटम थे वो हो गए। आगे चलते हैं। हमने कोड लिखा था, ठीक है, अपना थोड़ा सा एक्लिप्स में हमने देखा था कि उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे उसको इवन डिबग करते हैं, उसके लॉजिकल एरर को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये सारे स्टेप्स हमने देखे थे। इसी तरह का एक कोड लिखा था जो कि अभी स्क्रीन के ऊपर आपके पास आपको नज़र आ रहा है। ये मैं क्या कहते हैं, ये जो कोड है हमारा कोड, इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर रीड इनपुट करना है, यानी कि इनपुट लेना है, तो हम कैसे लेंगे। इनपुट लेने का मतलब क्या होता है कि यूज़र से कोई डेटा हमने मांगना है। आपको याद है ना, नंबर गेसिंग गेम हमने बनाई थी, तो नंबर गेसिंग गेम में हमें यूज़र से पूछना पड़ेगा, हम पहले उसको गेस करेंगे, फर्ज किया कि जी आपका नंबर ये है, ठीक है, 50 है या वट जो भी है नंबर ये है, और वो कहेगा यस या नो। ठीक है, तो हम उससे पूछेंगे, तो जब ये पूछेंगे यस या नो, वो कैसे कहेगा, वो जाहिर सी बात है वो या तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो यस लिख देगा या नो लिख देगा। ठीक है, और हम उसको चेक करेंगे, और अगर या फिर वो हम कुछ और तरीके से लेंगे, वन लिख देगा या जीरो लिख देगा, वट जो भी हमारा तरीका हो उससे इनपुट लेने का वो हम लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला सवाल भी बल्कि हम उससे पूछेंगे कि जी इज इट टू लो, अगर वो कहेगा नहीं है, यस नहीं है, नो है, गलत जवाब दिया, तो हम उससे पूछेंगे कि ये इज इट टू स्मॉल और इज इट टू बिग। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना होगा तो हम कैसे लेंगे, वो तरीका, अच्छा दो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, हमें या तो यूज़र से इनपुट लेना होता है, यूज़र से यूज़र को आउटपुट दिखाना होता है। आउटपुट भी इस प्रोग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये वाली लाइन जैसे आप देखें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, ये हमने यूज़ किया, इसमें हम मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि यहाँ इस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन के बाद पैरेंथेसिस में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा उसको कंप्यूटर जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आउटपुट, कि जो भी हमने कंप्यूटर ने जो भी यूज़र को दिखाना है वो इस तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देगा, तो वो कर देगा। इनपुट करने के लिए हमें ये दो तीन स्टेप करने पड़ते हैं, अभी आपको इसको बहुत ज़्यादा समझने की चले, बल्कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यूँ कह लेंगे सुकून रहे, मैजिक ज़्यादा ना लगे। देखें, यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो जब यूज़र टाइप करता है, पहली बात तो है उसको बताना पड़ेगा कि भाई एंटर करो कुछ। ठीक है, वो खैर वो एंटर, जब वो एंटर करेगा तो अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करेगा, तो कीबोर्ड का जो डेटा है, कीबोर्ड ने जो प्रेस किया है वो डेटा कहीं पर आपके रैम के अंदर किसी जगह पर वो आता होगा। आपने उस जगह से लेके उसको किसी रीड करके उसको किसी दूसरे वेरिएबल में, मिसाल के तौर पर जो भी आप उसके लिए एलोकेट करें, उसमें स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के बाद आपका प्रोग्राम उसको इस्तेमाल कर सकता है, चेक कर सकता है कि भाई यूज़र ने वाई किया था क्या नहीं किया था। लेकिन ये वाला जो काम है कि कीबोर्ड जो डेटा उठाएगा वो उठा के कहाँ रैम में रखेगा, उसको कैसे वो करेंगे, तो ये सारा काम एक काइंड ऑफ छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। ठीक है, और इवेंचुअली आप ये कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें ये पता है कि जावा के अंदर एक यूटिलिटी या लाइब्रेरी हम इसको कहते हैं। ठीक है, एक लाइब्रेरी है जो जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये एग्जैक्टली यही काम करता है। ठीक है, तो लिहाजा हम इसको इस्तेमाल करके यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें बार बार यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की जरूरत नहीं है फॉर नाउ। अभी हम अपने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम ये यूटिलिटी का एक मेथड यूज़ करेंगे, और वो मेथड लिखने का तरीका फिलहाल ये है, तो उसको आप समझ लें। लेकिन उसको यूँ समझ लें कि ये ऐसे ही लिखना है फॉर द टाइम बिंग, और बाद में हम इसके साइंस लॉजिक जो भी है वो हम इसके बाद में समझेंगे। लेकिन समझने की फिलहाल जो समझने की चीज़ है वो ये है कि ये लाइब्रेरी वही काम करता है कि कीबोर्ड से इनपुट लेके आपको देता है, और क्या देता है वो भी अभी हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये वाली लाइन है, यानी कि ये एज इज, ये हम आप फाइनली एक हम फॉर्मेट बना लेंगे जो कि हम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो हमारा
कुछ चीज़ें बिल्ट इन होंगी। बहरहाल एक लाइन ये है import java डॉट util डॉट scanner, ये चाहिए होता है। उसके बाद एक लाइन ये है, ठीक है। आपने जब भी इसको यूज़ करना है तो ये वाली एक लाइन लिखनी है, बस ऐसे ही लिखनी है, कुछ भी आपको और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनपुट, और इस लाइन के बाद, यानी कि इस नंबर 2 लाइन के बाद अब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये 3 लाइनें मैंने अभी लगाई, अंडरलाइन किया। इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, इनपुट बेसिकली स्क्रीन से हमें यूज़र के इनपुट की हम बात कर रहे हैं। जब हम उसको इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन करेंगे तो अगर यूज़र ने कोई भी एक लाइन में कुछ भी टाइप किया, टिक 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 टिक, कुछ भी जुमला लिखा है, कुछ भी लिखा है, वो जो है स्ट्रिंग एस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इंट कहेंगे तो फिर यूज़र ने अगर नंबर टाइप किया है तो इसमें आ जाएगा, अगर नंबर नहीं टाइप करेगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यूज़र, इसका मतलब है कि आपको यानी कि वो एग्जैक्टली नंबर एक देगा, यानी कि इंट देगा वो, चाहे जो मर्जी नंबर, नंबर जाहिर सी बात है, इंट की जो भी रेंज होती है उस रेंज के अंदर से कोई भी एक इंटीजर यूज़र एंटर कर सकता है और वो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह अगला जो है वो नेक्स्ट फ्लोट है, तो लिहाजा अगर फ़र्ज़ किया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपने पढ़ा था 5.7, इस तरह के नंबर अगर यूज़र एंटर करता है तो वो इस बी में आ जाएगा, मिसाल के तौर पर, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है। तो ये यानी कि पहली 2 लाइनें जिस तरह ने कहीं, वो तो हमेशा उसी तरह रहेंगी। और उसके बाद ज़रूरत के लिहाज से अगर आपको स्ट्रिंग में इनपुट चाहिए तो पहली वाली लाइन, अगर आपको इंट में चाहिए तो दूसरी वाली लाइन, फ्लोट में चाहिए तो तीसरी वाली लाइन, डबल में चाहिए तो नेक्स्ट डबल लिख सकते हैं आप, एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपने करना, यानी कि ये करना होता है। अदर देन दैट, यहाँ पर एक नई चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो शायद स्ट्रिंग नज़र आ रही है। तो स्ट्रिंग हमने एरे पढ़ा था, याद होगा आपको। तो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर की एरे होती है, यानी कि एक स्ट्रिंग इक्वल टू, सॉरी, डबल कोट, स्ट्रिंग जो है वो अगर हमने कोड में लिखना है तो हम, मेरा हाथ जो है ना, एक सेकंड, मेरे ख्याल में इससे अच्छा है कि मैं कंप्यूटर का वो इस्तेमाल कर लूँ, ये वाली चीज़। ठीक है, ए इक्वल टू हेलो जो है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। इसका मतलब जो है वो सिंपल बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने क्या किया था, अ, ये यूं कह लें कि ऑलमोस्ट उसी तरह है कि जिस तरह हमने ये, अब इसके डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे अगले सेशंस में, अभी नहीं। लेकिन अभी के लिए बस सिर्फ ये समझ लें कि ये एक, इतना लंबा टाइप करना पड़ेगा मुझे, लेकिन लेट मी डू दैट, कि जी आपको वो एच कॉमा ओ, खैर इसी तरह आप टाइप करते जाएं ELLO, और जो भी फाइनली कैरेक्टर स्ट्रिंग बनेगी। मैं अभी नहीं टाइप कर रहा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर एरे होती है और क्या कहते हैं, स्ट्रिंग जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें होती हैं विद एक्स्ट्रा फंक्शन। आप फिलहाल ये समझ लें कि एक करेक्टर एरे है, जिसमें करेक्टर के अंदर, क्योंकि करेक्टर सिंपल करेक्टर के अंदर तो आप एक लिटरल स्टोर कर सकते हैं, करेक्टर एरे के अंदर आप कोई सेंटेंस वगैरह या जो मर्जी आप चाहें स्टोर कर सकते हैं, जितने बड़ा भी साइज हो। तो स्ट्रिंग जो है वो बिल्ट इन चीज़ है, वो जावा की अपनी लाइब्रेरी है जो कि वही काम करती है और कुछ एक्स्ट्रा करती है, जो कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें करती है वो हम बाद में उसको समझेंगे, ठीक है। ये चूँकि हम बार बार हम कोड जब भी लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें हम रिपीट करेंगे, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि इसको आप फिलहाल देख लें। थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ऐसे ही कोड होगा और हम मज़ीद लैब भी करेंगे तो उसमें भी आपको मज़ीद क्लैरिटी आती जाएगी। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें एक क्लास का नाम है, ठीक है। तो जब भी हम ये क्लास का नाम वही होता है जो कि जावा चूँकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें बहरहाल सारी चीज़ें क्लास होती हैं, ठीक है।
तो वो क्या होता है, क्या जब रिलेटेड क्या चीज़ है, ये सारी फिर बात फ्यूचर की चीज़ है, हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो भी आप फाइल का नाम रखते हैं, जो क्लास का नाम रखते हैं, सेम जो फाइल का नाम और क्लास का नाम इसमें सेम होता है। तो जैसे ये गेट इनपुट फ्रॉम यूजर क्लास है, इसका मतलब इस फाइल का नाम भी यही होगा, ये प्रोग्राम लिखने के लिए। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ये अपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है कोड के अंदर फॉर द टाइम बीइंग। ये हमारा, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या करता है, आपके कोड को लोड कर लेता है, ठीक है, यहाँ पर लोड कर लेता है। तो जब वो लोड कर लेता है तो, और लोड करने के बाद क्या करता है कि जो भी पहली लाइन होती है उसकी, वहाँ से वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वो पॉइंट होता है जहाँ से कंपाइलर उसको कहता है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यानी कि जहाँ पर ये इसके ऊपर अगर कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, फर्ज किया वो यहाँ तक ऊपर वाला कोड है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जस्ट, फर्ज किया यहाँ तक ये ऊपर वाला कोड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका, अगर मेन यहाँ पर शुरू हो रहा है तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इन एनी केस, ये समझने के लिए हमने कोड लिख के, हमने जो यहाँ पर हम जो पहली लाइन लिखते हैं, आप यूँ समझ लें कि यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। हम जब फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो हमारा फंक्शन वगैरह का कोड इससे ऊपर आ सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें ये समझना है कि हमारा कोड जो है हमेशा एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होगा। और अभी वाले एग्जाम्पल में तो ये सिर्फ यही है हमारा, तो लिहाजा कोड यहीं से शुरू होगा और यहाँ से हर लाइन, चूँकि लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है तो वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। अ, ये हमारा, हम जो क्या कहते हैं कोड लिखेंगे अभी, तो उसमें हमें ये इंफॉर्मेशन जो है ना काफ़ी यूज़फुल होगी कि जी इसका ये क्या होता है। बहरहाल दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनपुट लेना और आउटपुट देना। यानी कि इनपुट लेना यूज़र से कुछ, क्योंकि हमारे सारे असाइनमेंट, सारे होमवर्क, सारी चीज़ें जो होंगी, प्रोग्राम जो कोड जो हम लिखेंगे, उन सारों में हम यूज़र से कुछ इनपुट लिया करेंगे और उसके बेस पर हम कुछ उनको आउटपुट देंगे। तो लिहाजा ये दो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, एक इनपुट लेना और एक आउटपुट देना, उसको फिलहाल बस इस तरह समझ लें जैसे ये है, हम डिटेल में इसमें तो बहरहाल जाएंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले, बल्कि आगे चलने के लिए यहीं पर अगर हम बेसिस बना लें, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम कोड को, ये वाला जो कोड है हमारा, इसको हम बाइनरी क्लास फाइल में कंपाइलर जो है जो वो करता है, ट्रांसफर कन्वर्ट करता है, तो वो एक इस तरह का एक, वो एक स्टेटमेंट्स की लाइन बन देती है। सारी स्टेटमेंट्स है ना, ये हर लाइन एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मिल के कोड बनाती हैं, ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स भरी हुई होती हैं। तो कंपाइलर उन सारे स्टेटमेंट्स को तरतीब से लगा देता है, और जो कंप्यूटर जब एग्जीक्यूट उनको करता है प्रोसेसर, तो वो, हमने ये कहा है कि वो हर लाइन के बाद अगली लाइन, हर लाइन के बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट करता जाता है। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, उसको कुछ नहीं पता, बस वो हर लाइन के बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट करता जाता है। अगर हर लाइन के बाद एग्जीक्यूट वो इस तरह करता जाता है, इसको हम, इस चीज़ को हम कहते हैं फ्लो, कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या है कि जी नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने कहा कि अगर कोई नॉर्मल कोड लिखा हुआ है, तो वो कोड जो है एक पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन एंड सो ऑन, तरतीब से एग्जीक्यूट होती जाएगी, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं आएगा, एक्सेप्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें एक्सेप्शन चाहिए हो, जैसे हम पता है, हम जब कोड करते हैं तो हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे नंबर गेसिंग गेम में आपको याद होगा, हमने कहा था कि अगर तो यूज़र कहता है जी कि ये जो आपने गेस किया नंबर ये बड़ा है, तो आपने छोटा, यानी कि वो छोटे वाली वैल्यू असाइन करनी है हाईएस्ट को, ठीक है। और अगर वो ये कहे कि नहीं बड़ा है, तो छोटे वाले को बड़े लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो ये अब कंडीशनल आ गए ना, यानी कि हमारे पास, फर्ज कर लेते हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, फर्ज कर लेते हैं हाईएस्ट वाली लाइन ये है और लोएस्ट वाली लाइन ये है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन जो भी यूजर ने यहाँ पर हमें कहा है, हाईएस्ट कहा है या लोएस्ट कहा है, तो या तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। या तो हम हाईएस्ट की वैल्यू को चेंज करेंगे या तो हम लोएस्ट की वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी नीड आ गई, हमारी ज़रूरत आ गई। तो अगर ऐसी हमारी ज़रूरत हो तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को कैसे बताते हैं कि भाई अब नेक्स्ट जो है ना, उसको नहीं एग्जीक्यूट करना, बल्कि उसको स्किप कर दो और उससे अगले को एग्जीक्यूट करो, या नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करो और उसके बाद उसको, उससे अगला जो है उसको छोड़ दो और उससे उसके बाद ऑनवर्ड आगे चले जाओ। उसको बताने का जो तरीका है वो बेसिकली कहलाता है
फ्लो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमारी कंट्रोल फ्लो को चेंज करते हैं। हमने क्या कहा था कि हमारे वैसे कंप्यूटर जो है वो ठक ठक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा कमांड एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अब अगर हमने इस फ्लो को चेंज करना है कि भाई एक पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ना करना, चौथा कर देना किसी भी वजह से, वट एवर इज द रीजन, तो वो कैसे करेंगे? वो उनके तरीके जो हैं वो ये है, ये जावा के लिहाज से। ठीक है, सबसे पहले चीज़ें क्या है, कौन से कमांड्स हैं जो कि बेसिकली कंट्रोल फ्लो को चेंज कर सकते हैं? वो है कंडीशनल सिलेक्शन। कंडीशनल सिलेक्शन क्या है? एग्जैक्टली वही चीज़ है जो भी हमने डिस्कस की कि अगर किसी चीज़ के ऊपर हमने किसी वेरी एक्सप्रेशन के ऊपर हमने ये फैसला करना है कि यार अगर इसकी ये वैल्यू आती है तो हम जो है ना फलां फलां लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और इसकी वो वैल्यू आती है तो हम फलां फलां लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कंडीशनल कहते हैं, उसमें इफ एल्स और स्विच आते हैं। ठीक है, इसी तरह बास केसेस में जैसे हमारे नंबर गेसिंग गेम में भी था कि हम उसको रिपीट करने का कहते थे। ठीक है, इटरेशन जो है, इटरेशन का मतलब होता है रिपीट। ठीक है, आइट्रेट करना या बार बार एक चीज़ को दोहराना। तो अगर हम जब दोहराते हैं किसी चीज़ को, उसका मतलब भी क्या है कि हम कंट्रोल फ्लो चेंज कर रहे होते हैं। तो जो है प्रोसेसर जो है वो नंबर कोई भी एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, फिर अगले को करता है, फिर अगले को करता है, फिर अगले को करता है, फिर एक पॉइंट के ऊपर हम आगे कहते हैं यार वापस जाओ और फलां जगह से दोबारा एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इटरेशन कहते हैं, या सादा ज़ुबान में इसको लूप कहते हैं। ठीक है, लूप। और उसके में जैसे इफ एल्स और स्विच कंडीशनल सिलेक्शन के वो हैं, तो इटरेशन के वाइल, डू वाइल और फॉर जो है वो तीन तरीके हैं। इसी तरह ब्रांचिंग है, जिसमें हम कहते हैं जी कि कोई एक काम हो रहा है, लाइनें एग्जीक्यूट हो रही हैं, हम कहते हैं कि बस यहाँ से छोड़ दो और आगे फलां जगह चले जाओ। ठीक है, तो उसमें ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न है, वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले कंडीशनल सिलेक्शन, यानी कि जो हमारा पहला जो टॉपिक है ये वाला, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। इफ एल्स क्या होता है? हमारे पास एक सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम या फ्लो डायग्राम हम इसको कहते हैं, ये मौजूद है। क्या है यहाँ पर? बड़ा सिंपल है कि जी एक एक्सप्रेशन होगी। एक्सप्रेशन हमेशा वैसे एक्सप्रेशन के साथ देखें बल्कि इधर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन होगी, हमने उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है और उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की सूरत में आएगा। ठीक है, दोनों साइडों पर देखें ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी, वो कोई नंबर नहीं होगा, यानी कि नंबर इवेल्यूशन एक्सप्रेशन नहीं होगी। वो एक्सप्रेशन जो होगी उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स की सूरत में आएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो अगर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी तो इफ जो हम कहते हैं वो इफ यानी कि ये पार्ट है कि जी अगर तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें अगर इस ब्लॉक के अंदर, छोटे से ब्लॉक के अंदर, कि इफ एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, ये वाली चीज, ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर ट्रू है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो दो ऑप्शन हो सकती हैं। या तो ये फॉल्स है तो कुछ मत करो, एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर ये फॉल्स है तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, जैसे हमने हमारी नंबर गैसिंग गेम में था कि अगर वो नंबर जो है बड़ा है या तो ये वाला काम करो, ये वाले वेरिएबल करो, छोटा है तो वो वाला काम करो। ठीक है, तो उसमें एल्स का पार्ट था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिसमें, यानी कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो आप ये काम करो, नहीं है तो जाओ अपना जो नेक्स्ट जो भी आपके नंबर में आ रहा है आप उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इसको कहते हैं, यानी कि अगर सिर्फ इफ पार्ट हो तो उसको कहते हैं वन वे ऑपरेशन, और अगर इफ और एल्स दोनों पार्ट हो उसको तो हम टू वे ऑपरेशन भी कहते हैं। मतलब कि ये एक एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेस के ऊपर या तो एक काम होगा या नहीं होगा, या फिर टू वे में एक एक्सप्रेशन की वैल्यू के ऊपर या तो एक काम होगा या दूसरा काम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम इसकी देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन जब हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट जो है वो सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है। यानी कि सिंगल स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी ए इज इक्वल टू ए प्लस टू वट एवर, या ए प्लस टू वट एवर, नम कोई वेरिएबल या कुछ भी, प्लस का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, या लॉजिकल ऑपरेशन, या एक्स वाई जेड, किसी भी तरह के हजारों किस्म के होते हैं, तो वो सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ब्लॉक स्टेटमेंट भी हो सकता है। ब्लॉक स्टेटमेंट क्या होता है? जो
करली ब्रैकेट से शुरू होता है, और करली ब्रैकेट से शुरू होने का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, ये बेसिकली इसका मतलब क्या है कि या तो स्टेटमेंट सिंगल हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ये भी है कि वो इवन कंट्रोल स्टेटमेंट भी हो सकता है, यानी कि ये जो हम कंट्रोल स्टेटमेंट अभी हम पढ़ रहे हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ये भी हो सकते हैं, या कोई और कंट्रोल स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जी अगर सिंगल स्टेटमेंट ब्लॉक स्टेटमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी, के इसका मतलब एक स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो बल्कि हम यूं करेंगे कि हम, मैंने देखे इस चीज़ को देखे हमने चेंज कर लिया, जो ये है यहाँ पर ब्रैकेट हमने डाल दी। जब हमने ब्रैकेट डाल दी, देखें इफ एक्सप्रेशन, तो ब्रैकेट के बाद स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ये कि इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर एक या एक से ज्यादा जितने मर्जी, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर जाहिर सी बात है एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो जितने भी होंगे वो वाला पार्ट, अगर तो एक्सप्रेशन ट्रू है तो इसके अंदर वाले सारे इस ब्रैकेट के शुरू होने से लेके इस ब्रैकेट के एंड होने तक, यहाँ तक जितने भी कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर फॉल्स है तो फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये टू वे स्टेटमेंट का ब्लॉक वो है। ठीक है ना, और अगर क्या नाम है वन वे होगा तो फिर उसका मतलब है कि ये, अगर तो यही हम इसको मिसाल के तौर पर वन वे कर लें, तो ये वाला पार्ट हमारा नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं। लेफ्ट से हम पहली एग्जांपल देखते हैं, बी रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, एक बुलियन वेरिएबल है। ठीक है, रिजल्ट, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट ट्रू है तो ए को 10 की वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर तो रिजल्ट ट्रू होगा तो ए को 10 की वैल्यू असाइन होगी, वरना नहीं असाइन होगी। ठीक है, अगली एग्जांपल देखें, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, अगर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है तो टैक्स परसेंटेज जो है वो 22 है, वरना टैक्स परसेंटेज 15 है। एल्स का, एल्स का मतलब क्या होता है, वरना, नॉर्मल हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगर सैलरी जो है वो 20,000 है तो टैक्स का परसेंटेज 22 है, वरना 15 है। ठीक है, अगर तो 20,000 से ज़्यादा है तो आपको टैक्स 22 देना पड़ेगा। तो यानी कि क्लियर कट है, ये समझ में आता है कि जी अगर तो ये 20,000 से कम 10,000 होगा तो इसका मतलब है टैक्स का परसेंटेज 15, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, सॉरी, अगर अगर 15,000 है सैलरी किसी की, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये वाली एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब हमारी ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एक्स वाला, यानी कि ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर किसी की सैलरी 25,000 है तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो फिर 22 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और टैक्स की वैल्यू बन जाएगी 22। और इसका मतलब है कि टैक्स की वैल्यू 15 वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट इन दैट केस नहीं होगी। इसका मतलब है कि इसके बाद, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद, इससे जो अगला जो भी लाइन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इससे भी अगली एग्जांपल देख लें। हमने कहा था कि हमारे जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, लेकिन वो एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर लॉजिकल ऑपरेशंस की, लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से एम परसेंट लगा हुआ होगा तो, ठीक है, यानी कि ये इस केस में आप देख रहे हैं कि एक इधर एक्सप्रेशन है, एक इधर एक्सप्रेशन है, बीच में एम परसेंट लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा, बी रिजल्ट, ठीक है, वो उसकी वैल्यू फर्ज करते हैं ट्रू है। ठीक है, और ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एम परसेंट भी इवेल्युएट होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 100, फर्ज कर लेते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 100, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा और जो यहाँ पर आएगा, उन दोनों का लॉजिकल एंड फिर कैलकुलेट होगा उसके बाद, और इवेंचुअली जो उसका रिजल्ट होगा वो इस टोटल एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा। और अगर वो ट्रू होगा तो नम को जो है वो 100 असाइन हो जाएगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो नम को 100 नहीं असाइन हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 10, तो और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी कि अगर ए की वैल्यू जो है ना वो 10 से छोटी है, या फिर, और को हम क्या का मतलब क्या होता है, या फिर बी की वैल्यू जो है वो 20 से बड़ी है, तो नम वन को 100 असाइन कर दो, वरना
num2 को 100 असाइन कर दो। ठीक है, ये हम थोड़ा सा एक उसमें आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने इन सारी पिछली वाली एग्जांपल्स में हमने वो सिंगल स्टेटमेंट लिखी हुई है इफ और एल्स के अंदर। लेकिन हमने अभी ये भी कहा है कि हम सिंगल स्टेटमेंट को भी हम इस तरह नहीं लिखेंगे, तो लिहाजा आप यूँ समझ लेंगे आपके लिए ये वाली जो थर्ड एग्जांपल है ये प्रैक्टिकली जो आपने फॉलो करना है वो क्या है कि जी मिसाल के तौर पर इफ एज 1 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर तो जो पहले जो भी यूज़र है उसकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, और दूसरा यूज़र है एज 2 उसकी एज जो है वो भी 18 साल से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों अगर ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो तो M% का रिजल्ट क्या होता है, दोनों तरफ ट्रू हो तो इसका रिजल्ट इस टोटल का ट्रू होगा। ठीक है, तो अगर ये टोटल का ट्रू होगा तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि जी नम 1 अगर तो दोनों के ये जो है वो 18 से ज्यादा है तो नम 1 इक्वल, फर्ज कर लेते हैं ये ईदी है, नम 1 को 200 ईदी दे दो, नम 2 को 200 ईदी दे दो, वट जो भी है। ठीक है, और अगर और अगर सिर्फ एक ही जो यहाँ देखें एल्स, हमने कहा था ना कि एल्स के अंदर या इफ के अंदर दोनों जगह ही बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे इफ खुद जो है वो एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट की जगह पर एक इफ स्टेटमेंट अगर आ जाए तो वो ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा। ठीक है, इसको अनदर वर्ड में ना इफ एल्स इफ भी कहते हैं। ठीक है, और ये इनफाइनाइट हो सकता है, आप इफ एल्स इफ यानी कि इससे जो अगला एल्स है ये वाला, यहाँ पर भी इस इफ एल्स इफ लगा दें, यानी कि अगला इफ लगा दें, एंड सो ऑन, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन हम इसमें हम इसको वो करते हैं कि है क्या कि जी ऊपर वाले कंडीशन में हमने कहा था कि अगर दोनों की उम्र 18 18 से ज्यादा है तो नम 1 और नम 2 दोनों को 200 कर दो। ठीक है, एल्स हम कह रहे हैं अगर सिर्फ एक ही 18 से ज्यादा है तो ए को 200 कर दो और नम 2 को 100 ही रहने दो या 100 कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, इस एल्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है बल्कि किसी एक यानी कि किसी एक का भी 18 से ज्यादा नहीं है, तो फिर दोनों को 100 100 कर दो। ठीक है, ये यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, डेफिनेटली आसान सी चीज़ है, लेकिन यूँ कह लेंगे प्रोग्रामिंग में आपको इफ़ की जितनी शायद ज़रूरत पड़ेगी शायद और किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स इफ़ जो है कहते हैं कि जी मोर और लेस इज़ ऑल प्रोग्रामिंग। आगे ये बढ़ते लास्ट हैं जी जी। जो है हम्म, एल्स जो है, जैसे इसमें तो समझ आ गया ना, एल्स ए की जो एज है वो 18 से अगर कम हो तो नम 1 को 200 दे दो, नम 2 को 100 दे दो। लास्ट हम्म। स्टेटमेंट दोबारा बता दीजिएगा, ये इसमें क्या हुआ, यानी कि नम 1 इज इसमें इक्वल टू नम इसमें 2 इज ये इक्वल टू हुआ 100। हम इस जगह पर आए, ये खैर हमारे लॉजिकल वो है कि हमने क्या किया, हम इस जगह पर जब आए, इस जगह पर आने का मतलब क्या है कि अगर तो हमारा ये ट्रू हो जाता, ठीक है, अगर दोनों की एज 18 साल से ऊपर है फिर तो हम यहाँ आते। ठीक है, और फिर ये वाला पूरा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, ऐसा ही है ना, क्योंकि इफ एग्जीक्यूट होता है एल्स नहीं एग्जीक्यूट होता, ऐसा ही है। जी ठीक है, जी। अच्छा अब हम आते हैं, फर्ज किया ये ट्रू नहीं है, ये दोनों की जो है ना 18 साल से ऊपर नहीं है, तो हम कहते हैं अच्छा जी फिर हम एल्स में आ जाएंगे, इस वाले एल्स में हम फिर चेक करेंगे कि अगर दोनों की 18 नहीं है तो क्या पहले की 18 से ऊपर है। ठीक है, और अगर पहले इसकी 18 से ऊपर यानी कि ये ट्रू है तो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो उसका मतलब है ये वाला स्किप हो जाएगा। जी ठीक है, और अगर अगर पहले की उम्र भी 18 से नहीं है इसका मतलब है कि ये वाला फॉल्स है। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है कि फिर हम इस एल्स में आ जाएंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले हमने कहा कि यार दोनों की 18 से ज्यादा है, नहीं, पहले वाले की 18 से ज्यादा है, नहीं, इसका मतलब है कि दूसरे वाले की भी 18 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर 18 से ज्यादा नहीं है ये वाला और ये वाला तो एक ही बात है। इसका मतलब है कि ये भी 18 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है दोनों 18 से ज्यादा नहीं है, तो हम कहते हैं भाई दोनों को ही 100 असाइन कर दो। सही। ठीक। ठीक है, और इसी तरह जाहिर सी बात है ये बहुत, यानी कि इसको और हम ड्रैग कर सकते हैं, ये बहुत लंबा लंबा इफ एल्स बन सकता है। मिसाल के तौर पर इफ मंथ इज जनवरी डू दिस, इफ मंथ इज फरवरी डू दिस, इफ एल्स इफ मंथ इज मार्च डू दिस, इफ एल्स इफ मंथ इज, यानी कि हम 12 दफा इस तरह फर्ज के लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि जनवरी में अगर एक काम होता है, फरवरी में कोई दूसरा काम होता है, मार्च में कोई तीसरा काम होता है, एंड सो ऑन, ये आप जैसे मर्जी सोच लें। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मेनली इफ एल्स का ही नाम है कि जी अगर ऐसे है तो ये करो, वरना फिर ये करो, वरना फिर ये करो, वरना फिर ये करो। ठीक है ना, तो क्लियर है ये।
जी जी क्लियर। आगे चलते हैं फिर हम। अगला क्या था हमारा, एक सेकंड, हम वापस चलते हैं और हम यहाँ पर ये जो स्विच है इसको अभी हमने छोड़ दिया है। ठीक है, स्विच जो है बेसिकली यानी कि जो अभी हमने कहा ना आखिरी में जो बात कही गई, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लॉन्ग इफ एल्स इफ एल्स, उसी का दूसरा नाम स्विच है। उसको दूसरे तरीके से, इस तरह हमने एक चीज को हम दूसरे, जैसे हमने असाइनमेंट ऑगमेंटेड असाइनमेंट था ना कि किसी एक काम को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, उसी तरह स्विच है। स्विच जो है वो नॉर्मली ज़्यादा रीडेबल कोड को बनाने का इस्तेमाल होता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन हम इसको बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी हम इफ एल्स इफ को हमने सीखा है, वो हमारे लिए फिलहाल काफ़ी है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। वाइल लूप, और वाइल के साथ आप लफ्ज देख रहे हैं लूप, इटरेशन। लूप क्या मतलब होता है? चक्कर लगाना, ठीक है ना, सर्कल करना। तो बहुत सिंपल आइडिया है, सिंपल सी चीज़ है। क्या है जी कि एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इवेल्युएट करेंगे। अगर तो रिजल्ट ट्रू आएगा तो हम कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे, और अगर रिजल्ट फॉल्स आएगा तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इफ में भी ऐसे ही होता था, आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल सही कहेंगे, लेकिन इफ में ये वाला पॉइंट नहीं होता था। ठीक है, मतलब क्या है कि हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर दोबारा चेक करेंगे एक्सप्रेशन को। ठीक है, इफ में तो हम एक दफ़ा एक्सप्रेशन को चेक करते थे कि ये ट्रू है, तो हम एक काम कर देते थे और आगे चले जाते थे। इस केस में लूप की, चूंकि लूप है इसको कहते हैं, इस केस में हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम दोबारा फिर एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि अब ये ट्रू है कि फॉल्स है। और अगर वो अभी भी ट्रू है तो हम दोबारा फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हम वापस एक्सप्रेशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो हम वापस फिर इधर जाएंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वापस से जाएंगे, अगर वो फिर ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट करेंगे, और ये करते चले जाएंगे अनलेस और अनटिल फाइनली जब हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करें और रिजल्ट फॉल्स आ जाए। अगर तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा तो फिर हम उस लूप से बाहर चले जाएंगे, जो भी अगला लाइन ऑफ कोड होगा यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, a condition is to exist and evaluate to true on each iteration to execute loop statements। यानी कि ये कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट करनी चाहिए, सेकेंडली इसका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, और अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी, और जब तक वो ट्रू होती रहेगी वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, फिर हम उसी जगह पर आ गए। यहाँ पर क्या है? ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट, यानी कि सिंगल स्टेटमेंट, ब्लॉक स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट, कुछ भी अंदर है तो जो भी चीज़ होगी वो रिपीट होगी। ठीक है, और जैसे हमने कहा था कि हम इसको नॉर्मली ब्लॉक स्टेटमेंट ही लिखेंगे, तो लिहाजा देखें हमने करली ब्रैकेट के साथ ही लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एक या एक से ज़्यादा जितनी मर्जी होंगी, बहरहाल ये करली ब्रैकेट के स्टार्ट से शुरू होगा और एंड पे वो वाला लूप खत्म होगा, और फिर वापस जाएगा उधर, और वहां से फिर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, फिर अंदर आएगा, और फिर ये चलता रहेगा अनलेस कि ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए। अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये बाहर आके अगली लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गई रुकी सुखी बातें। अगर ये एग्जाम्पल देखनी हो तो क्या होगा? ये क्या है, यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको लगी हुई है, या जो भी है यूज़र, उसको लगी हुई है, फ़र्ज़ कर लें भूख। एक्सप्रेशन क्या है हमारी कि अगर भूख लगी हुई है तो खाना खाना है। ठीक है, तो हमें भूख लगी हुई है, हम खाना खाएंगे, फ़र्ज़ किया एक लुकमा खाएंगे, लेट से एक लुकमा खाएंगे या दो, एक लुकमा खाने का खाएंगे, एक ड्रिंक का लेंगे, एक चटनी लेंगे, वटेवर, और उसके बाद फिर हम एक्सप्रेशन को चेक करेंगे। भूख अभी भी लगी हुई है तो फिर अगला साइकिल चलेगा, अगला लुकमा ले लेंगे, अगली चटनी का लुकमा ले लेंगे, ड्रिंक का घोंट ले लेंगे, फिर उसके बाद लूप चलेगा और हम फिर अपना चेक करेंगे, हाँ अभी भी भूख लगी हुई है, करते जाएंगे, एक टाइम आएगा भूख खत्म हो जाएगी। जब भूख खत्म हो जाएगी तो हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हंग्री इज इक्वल टू ट्रू, इसको लिखेंगे कैसे? अगर हंग्री इज इक्वल टू ट्रू है तो ईट, ड्रिंक, एंड इफ हंगर फिनिश्ड, ये थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से इस तरह हो गया, वरना ये खैर, इफ हंगर इज फिनिश्ड, अगर तो भूख खत्म हो गई है तो हंग्री है इसका, यहाँ पर भी एक टाइपो आ गया, एच बड़ा है, एच छोटा होना चाहिए। खैर, हंग्री इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। अगर तो ये हंगर फिनिश्ड हो जाएगी जिस वक्त भी, तो ये देखें इफ के अंदर है ना, तो हंग्री इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आएगा
और हंगरी इज इक्वल टू फॉल्स होगा तो लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हंगर फिनिश नहीं होगी तो ईट के बाद ड्रिंक, ड्रिंक के बाद वो दोबारा लूप के बैक पर जाएगा और चेक करेगा ओह अभी भी हंगरी है, फिर दोबारा ईट, फिर दोबारा ड्रिंक, फिर हंगर फिनिश नहीं हुआ, फिर वो जाएगा हंगरी के ऊपर, और हंगरी अभी भी है तो फिर ईट ड्रिंक एंड सो ऑन। ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी सही। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्मली हमारे कमांड के अंदर हम यूजर से जैसे मेन्यू का ऑफर करते हैं कि जी ये है, आप बताएं क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अगर एक कैलकुलेटर है या कोई वटेवर है, ये नंबर गेसिंग गेम भी है। फाइनली जब हम उसको किसी एक कमांड के ऊपर रोकना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका जैसे ये, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी के एक कमांड और इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, याद है ना आपको इनपुट, अभी हमने स्कैनर पढ़ा है, तो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट में अगर हमने किया तो यूजर ने कोई चीज़ एंटर की और कमांड में वो चीज़ आ गई, हमने चेक की कि क्या कमांड में जो यूजर ने एंटर किया है वो जीरो है। अगर वो जीरो नहीं है तो अंदर आ जाओ और कुछ करो, यानी कि अगर वो जीरो नहीं है तो मे बी वो वन हो, अगर वन है तो डू वन थिंग, एक चीज करो, और अगर वो टू है तो डू अनदर थिंग, कुछ और करो। और फिर यूजर से, यानी कि वन या टू में जो भी जो करना है किया, यूजर से फिर इनपुट लो। ठीक है, अब जो इनपुट आया यूजर से क्योंकि आगे लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हुआ तो इसका मतलब है क्या है कि वापस जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लूप का मतलब यही होता है, जब वो यहाँ वापस आएगा तो फिर वो कमांड की वैल्यू को चेक करेगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि अगर यूजर यहाँ पर जीरो डाल देगा, जब भी यूजर यहाँ पर जीरो डालेगा तो उस वक्त क्या होगा, ये वाइल यहाँ पर जब आएगा इस जगह पर तो वो ब्रेक करके अगली लाइन पर आ जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो लाइन है हमारी यहाँ पर, और ये जो हंगरी इज इक्वल टू फॉल्स की लाइन है, वाइल लूप के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को चेंज कर रहा है। अगर हम मिसाल के तौर पर ये ना हो, ठीक है, हंगरी इज इक्वल टू ट्रू, हंगरी है ईट ड्रिंक, उसके बाद कुछ भी ना हो यहाँ पर, ठीक है, और ये खत्म हो जाए, ये एंडिंग ब्रैकेट आ जाए, तो क्या होगा, ईट करेगा ड्रिंक करेगा वापस हंगरी, हंगरी अभी भी ट्रू है क्योंकि हंगरी तो ट्रू, हंगरी को तो किसी ने चेंज ही नहीं किया। ईट ड्रिंक, फिर ऊपर चेक करेगा हंगरी ट्रू, ईट ड्रिंक हंगरी ट्रू, ईट ड्रिंक हंगरी ट्रू एंड सो ऑन। ये कभी भी ये वाला लूप खत्म नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं हम, इनफाइनेट लूप में चला जाएगा, क्योंकि हंगरी किसी तरह हंगर खत्म ही नहीं हो रही। ठीक है ना, तो अगर हंगर किसी तरह खत्म नहीं होगी तो वो क्या नाम है, लूप चलता रहेगा। तो इसीलिए ये वाली जो लाइन हमारे पास यहाँ पर आती है, ये वाली जो लाइन है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चेंज करेगा हंगर को तो फिर किसी वक्त लूप ब्रेक होगा। और इसी तरह यहाँ पर हमारी लाइन में क्या है कि जी यूजर से इनपुट लो, यूजर जब भी अगर वो जीरो नहीं डालेगा तो ये घूमता रहेगा इसमें, जब जीरो डालेगा यहाँ पर तो कमांड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो फिर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, मजे का लूप है। जी सही। मैं इसको क्लियर कर दूं। अच्छा जी, अगला हमारा उसमें जो लिस्ट में था वो था, वाइल के बाद शायद डू वाइल लिखा हुआ था, लेकिन खैर फॉर लूप हम देखते हैं। जैसे हमने अभी देखा, लूप क्या होता है, इटरेट करने का नाम होता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब हम इटरेट करना चाहते हैं ना, तो मोर और लेस, यानी कि वाइल यानी कि इटरेट यानी कि दोहराना जो है काम को, वो किसी भी तरीके से हम वाइल लूप को इस्तेमाल कभी कर करके भी कर सकते हैं, फॉर को भी, तकरीबन फंक्शनैलिटी तकरीबन एक जैसी ही होती है। ठीक है, यानी कि काम एक ही जैसा होता है, लेकिन कोड लिखने का स्टाइल फॉर में और वाइल में और इसी तरह डू वाइल में डिफरेंट होता है। तो उससे हम थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें अचीव भी कर सकते हैं और उससे रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है कोड की, यानी कि हमको देख के हमें वो ज़्यादा आसान लगता है, समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोड हमारा, तो उस मकसद के लिए ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। क्या है फॉर लूप, क्या है फॉर लूप, या बल्कि मैं पिछले वाले में एग्जांपल में चला जाता हूँ, वाइल लूप। हमने जो वाइल लूप के दो एग्जांपल देखे ना, उनमें था, एक में था कि भाई जब तक आप खा सकते हो खाओ, और जब खा नहीं सकते तो लूप खत्म हो जाएगा, जब हंगर हंगर खत्म हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी तो लूप खत्म हो जाएगा। और एक में था कि जब तक आप इनपुट देते रहते हो
अगले कुछ और काम करवाने की, तो करवाते रहो, और जब आप 0 इनपुट दोगे तो मैं लूप को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना, ये था, यानी कि कंडीशन जो थी हमारी किसी ऐसी चीज़ के ऊपर थी जो कि किसी वजह से होती है, या तो भूख लगती है या फिर कोई एंटर करता है। लेकिन वाइल लूप में भी यानी कि ज़्यादातर ये होता है कि हमें यानी कि दोहराना पड़ता है किसी काउंटर के बेस पे। ठीक है, बल्कि मैं आपको पहले एग्जांपल पे चला जाता हूँ ताकि आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और हमने उसमें 20 या 50 या 70 बॉक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड साइज है, 70 20 50 वटेवर जितने भी है, 200 बॉक्स रख सकते हैं। तो हम बॉक्स उसमें रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, एक टाइम आएगा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम मतलब कि अगर वो 70 बॉक्स रख सकते हैं तो इसका मतलब हमारे लूप ने 70 दफ़ा चलना है। अगर उसमें 50 बॉक्स रख सकते हैं तो 50 दफ़ा चलना है। तो लिहाजा जो हमने दोहराना है वो किसी नंबर के बेस पे दोहराना है। ठीक है, साल के 12 महीने होते हैं, अगर हमने हर महीने के लिए कोई काम करना है तो हमने लूप को कितनी दफ़ा दोहराना है? 12 दफ़ा। ठीक है, या इस तरह के जितने भी जहाँ पर हम नंबर्ड के जरिए करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे ऐसे केसेस, ऐसे सिनेरियोज जिनमें हमें नंबर के बेस पे, यानी कि कोई खास इमेज का साइज़ है, उसके इतना साइज़ है, उस साइज़ के जितना साइज़ है उसका उतने दफ़ा उसके हर पिक्सल को वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो ये सारे केसेस क्या हैं, हमें किसी नंबर के बेस के ऊपर इटरेट करना होता है, दोहराना होता है। तो अगर हमारे पास किसी नंबर के बेस पे है, तो वो जो वाइल वाला तरीका है उससे एक आसान तरीका हमारे पास फॉर लूप का है। फॉर लूप का तरीका क्या है कि हम उसमें चूंकि हमने नंबर के बेस पे करना है, तो नॉर्मली हम इसको कहते हैं काउंटर। कोई काउंटर है, मिसाल के तौर पर हमारे इस केस में ट्रक के अंदर जितने भी डब्बे आ सकते हैं, 50 डब्बे अगर आ सकते हैं, तो हमारे पास हमें एक काउंटर चाहिए जो 50 तक काउंट कर सके। ठीक है, तो इनिट स्टेटमेंट के अंदर इस जगह पर हम क्या करते हैं, काउंटर काउंटर्स डिफाइन कर, काउंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं, इनिट कहते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो हम काउंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं। काउंटर को इनिशियलाइज करने के बाद आप देखें ये बाहर है। ठीक है, ये बाहर है, बाहर होने के बाद सबसे पहले एक्सप्रेशन चेक हो रही है। तो एक्सप्रेशन चेक होती है, एक्सप्रेशन क्या है, फिर वही यानी कि हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन नॉर्मली काउंटर में काउंटर के लिहाज से होती है नॉर्मली, ठीक है, मर्जी आपकी जो मर्जी कर लें, लेकिन नॉर्मली क्या होगी, यहाँ हमारी कंडीशन क्या होगी कि जी अगर काउंटर जो है वो यहाँ हमने 0 से इनिशियलाइज अगर कर दिया, तो काउंटर इज लेस देन 50, यानी कि क्योंकि हमने 50 डब्बे डालने हैं। ठीक है, तो काउंटर अगर लेस देन 50 अगर, तो ये चलता रहे मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो और अगर काउंटर की वैल्यू सॉरी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी, तो जिस तरह हमने व्हाइल लूप में कहा था कि हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और जब हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, करने के बाद एंड पे हम एक और सेक्शन में चले जाएंगे जिसका नाम है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, यानी कि एक जो हमारा काउंटर था, वो काउंटर को इनिशियलाइज हमने यहाँ पर किया। उसके बाद ये वो स्टेटमेंट थी यहाँ पर जहाँ पर काउंटर इनिशियलाइज हुआ। ये वो स्टेटमेंट है जहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट होता है। हमें याद है ना, हमने वाइल लूप में कहा था कि एंड पर जो लास्ट लाइन है, नॉर्मली लास्ट लाइन ही होती है, उसमें आपको जो एक्सप्रेशन जिस चीज़ के ऊपर है उसको अपडेट करना है, यानी कि फर्ज किया वो हंगर का था, तो हंगर को अपडेट करना है। नेक्स्ट लाइन इनपुट का था, तो नेक्स्ट लाइन ये जो भी कमांड इनपुट का था तो इनपुट करना, वो लाजमी करना है। तो अगर हम इसी तरह काउंटर का, जो हमने कहा कि काउंटर के बहुत सारे केसेस होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, उसमें भी हमें वो काउंटर को प्लस प्लस करना होता है। यानी कि अगर हम काउंट कर रहे हैं, काउंटर दोनों तरफ से काउंट हो सकते हैं, यहाँ इंक्रीमेंट सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ये भी हो सकता है कि 0 से लेके हम काउंट शुरू करें और 49 तक करें, या 1 से 50 तक करें, या 50 से 1 तक करें, बात एक ही है, चाहे इंक्रीमेंट करके करें चाहे डिक्रीमेंट करके करें। ठीक है, उल्टा काउंट करें या सीधा काउंट करें, बात एक ही है। तो लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो लास्ट में उसको इंक्रीमेंट करना होता, तो फॉर लूप के अंदर उसका स्पेशल प्लेस होती है। ठीक है, उसको आप इंक्रीमेंट करें और उसके बाद दोबारा फिर एक्सप्रेशन चेक करें। अगर तो एक्सप्रेशन ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट दोबारा करें, एंड सो ऑन, चक्कर चलता रहेगा, और ये वो फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये है उसका स्ट्रक्चर। इस तरह लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इनिट स्टेटमेंट्स, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद एक्सप्रेशन, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद इंक्रीमेंट स्टेटमेंट्स, और फिर ब्रैकेट बंद। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ ब्रैकेट से लेके ब्रैकेट तक, ये हमारा यानी कि वो चीज़ है जो कि एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, ब्लॉक। ठीक है, तो फॉर लूप जो है वो काउंटर्स के लिए, सिंपल उसके लिए ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
जो हमारा ट्रक वाला एग्जांपल है, अच्छा हमने यहाँ पर 20 लिखा हुआ, मतलब कि 20 बॉक्सेस उसमें आ सकते हैं। हम कहते हैं जी फॉर इंट आई इक्वल टू 0, यानी कि आई हमारा क्या है, इसको हम काउंटर वेरिएबल कह सकते हैं कि आई ऐसा वेरिएबल है जो कि हमने इसको यहाँ क्रिएट किया है, क्यों, ताकि ये काउंट कर सकें हम। जब तक आई जो है 0 से 20 की तक नहीं चला जाता, इसका मतलब है कि 20 डब्बे नहीं आ जाते, जब तक ये काम करते जाओ, क्या करते जाओ, कलेक्ट बॉक्स। ठीक है, बॉक्स कलेक्ट करो। तो जब 20 हो जाएंगे, और हर दफा बॉक्स कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट की तरफ जाएगा और आई प्लस प्लस कर देगा। आई प्लस प्लस करने के बाद दोबारा ये चेक करेगा एक्सप्रेशन को। हमने क्या कहा, हमारा सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन देखें जैसे बाहर है, तो ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, दोबारा नहीं एग्जीक्यूट होता। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं जितनी भी हों। ठीक है, और उसके बाद यानी कि 0, ये इसको 0 नंबर दिया था तो ये 1, ये 2, और उसके बाद ये 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 के बाद फिर 1 होगा, एक्सप्रेशन में इवेल्युएट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस उसमें चलता रहेगा। ठीक है, अ, अगर आप गौर करें यहाँ पर इनिट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, इंट आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, तो काउंटर जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ डिफाइन करना है, ये भी हो सकता है कि आप पीछे वाले किसी वेरिएबल को इस्तेमाल कर लें, यानी कि वहाँ पर इंट आई फर्ज किया डिफाइन था, तो आपने यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लिया, ये भी हो सकता है। और जो आपके इंक्रीमेंट है वो भी मल्टीपल हो सकते हैं कि आई को भी इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। और इसी तरह ये इसमें सारों में पॉजिटिव है, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये रिवर्स में भी हो सकते हैं, यानी कि ये ऐसे भी हो सकता है कि हम इसको शुरू में करें आई इज इक्वल टू 20, और इसकी कंडीशन कर दें आई इज ग्रेटर देन 0, उल्टी हो जाएगी कंडीशन, और आई माइनस माइनस कर दें, तो इसका मतलब है कि अब रिवर्स में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ठीक है। ये जो है फॉर लूप अपनी अफादियत की वजह से, मतलब कि ज़्यादातर होता ही काउंटर के बेस पे आपको लूप करना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहरहाल वाइल और फार जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मेरे ख्याल में ये, अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना मैं आगे चलता हूँ। ये प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको बिल्कुल ही अजबर हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ठीक है, डू वाइल लूप बेसिकली ये थर्ड टाइप ऑफ लूप है, जावा में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, और काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में है। वाइल का ही भाई है, सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है। वाइल और इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसका है। ठीक है, यानी कि वाइल के अंदर एक्सप्रेशन पहले इवेलुएट होती है, उसके बाद आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर करते चले जाते हैं जब तक एक्सप्रेशन ट्रू रहे, आप बार बार स्टेटमेंट करते चले जाते हैं। इसमें आप पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा तो आप स्टेटमेंट, यानी कि इस केस में क्या होता है कि यहाँ वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद चेक करेगा कि एक्सप्रेशन क्या है। अगर तो एक्सप्रेशन ट्रू है तो फिर दोबारा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, या यूँ कह लें कि ये वाला ब्लॉक दोबारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब तक वो एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, इवेंचुअली ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो ये खत्म हो जाएगा। इसको हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि वाइल और डू वाइल में फ़र्क जो होता है कि वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हो तो जो जो इटरेशन है वो 0 से लेके काइंड ऑफ इन्फिनिटी तक होती है वाइल में, और डू वाइल में जो इटरेशन है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, क्योंकि एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, और हम कंडीशन एंड में चेक करेंगे, यानी कि पहली दफ़ा एग्जीक्यूशन के एंड में चेक करेंगे, दैट्स इट। कोई इसमें कुछ और डिफरेंस नहीं है। हम इसको पहली दफ़ा जब कंडीशन एग्जीक्यूट होगी उसके एंड में हम इसको चेक करेंगे। मिसाल के तौर पर एक आर्टिस्ट है,
उसने ये मास्टरपीस अपना बनाया है या बना रहा है अभी, उसने स्टार्ट किया, मोर टू डू इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो जाहिर सी होता है वो स्टार्ट किया तो पहली दफ़ा तो कुछ ना कुछ बनाएगा, वो इम्प्रूव करेगा वो। ठीक है, उसके बाद अगर वो पहली दफ़ा में ही फर्ज किया उसने ऐसा बना दिया कि जी उसका मास्टरपीस जो है ना रेडी हो गया। ठीक है, तो अगर तो रेडी हो गया है तो मोर टू डू को फॉल्स कर देगा। ठीक है, कि मजीद अब इसमें कुछ नहीं ऐड करना। और अगर रेडी नहीं हुआ है तो ये वाली लाइन, अगर ये मोर मास्टरपीस रेडी नहीं है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। नहीं होगी तो वो मोर टू डू विल स्टिल बी ट्रू। ठीक है, तो ये घूम कर दोबारा यहाँ आ जाएगा, दोबारा इम्प्रूव एग्जीक्यूट होगा, दोबारा आएगा एंड सो ऑन, ये घूमता रहेगा अनलेस एंड अनटिल मास्टरपीस रेडी जो है वो ट्रू हो जाए, विच मीन्स मोर टू डू इज इक्वल टू फॉल्स हो जाए। जब मोर टू डू इज इक्वल टू फॉल्स होगा तो ये इससे बाहर आकर अगली लाइन यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। ठीक है, असल चीज क्या है हमारे पास कि वाइल लूप और डू वाइल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वाइल लूप में जो लूप है वो जीरो या एन टाइम चलता है। मैंने इन्फिनिटी लिखा है, वैसे इन्फिनिटी इन्फिनिटी जो है वो एरर केस ही है, लेकिन हम इसको एन कह लेते हैं। जीरो या एन टाइम चलता है, क्या कहते हैं इसको, मैं मिटा लेता हूँ ताकि गलत चीज़ ना ही लिखी रहे तो अच्छा है। वाइल लूप जीरो एन और डू वाइल लूप वन एन। ठीक है, टाइम चलता है। दिस इज इट, वाइल लूप और डू वाइल लूप में यानी कि कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अ, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो रहा है। तो बेसिकली आज हमने जो किया है वो मैं आपको जस्ट अगर क्विकली देखें तो बेसिकली ये वाली चीज़ें, इसमें हमने कंडीशनल सिलेक्शन और इटरेशंस को हमने तकरीबन कर लिया है। स्विच हम चूँकि बाद में करेंगे। आज हमें ब्रांचिंग भी कर लेनी चाहिए थी लेकिन बहरहाल आज नहीं हो सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पहले ये करके फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ उस लेक्चर के मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे यानी कि वो पूछ सकते हैं, लेकिन बहरहाल इट्स डन। हाफिज़।